एक स्त्री के लिए माँ बनना एक बहुत ही खुशी की बात होती है और बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन जब उस स्त्री को पता चलता है कि उसको प्रेगनेंसी रह गई है और थोड़े दिन बाद एज ए डॉक्टर जब हम लोग उसको बताते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई है या उसको एबॉर्शन हो गया है, तो वो उसके लिए मानो कि आसमान गिर जाता है, उसको एक शॉक लगता है। मिसकैरेज एक बहुत ही कॉमन टर्म है और आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, एबॉर्शन हमारे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स एबॉर्शन के साथ आते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हमारे ओपीडी में लगभग एबॉर्शन का जो परसेंटेज है, इंसिडेंस है, वो कितना है? अबॉर्शन मतलब जब प्रेगनेंसी रह गई है और प्रेगनेंसी का विकास नहीं हो रहा है या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग चालू हो गई है, उसको हम अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। और इसका नॉर्मल अगर एवरेज परसेंटेज देखा जाए तो 10 to 15% ऐसा हम बोलते हैं। मतलब 100 में से 10 लोगों को एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो एल्डर एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा देखने में आता है और मोस्टली जो अबॉर्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको ज़्यादा देखने में आता है। तो आप ये बताओ कि आजकल जो बहुत सारी फीमेल्स प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं, अपना करियर के कारण मैरिज डिले कर रहे हैं, तो क्या एज का एबॉर्शन से कुछ प्रभाव पड़ता है कि किस किस एज ग्रुप में फीमेल्स को प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? हम लोग ये डिस्कशन में एबॉर्शन वर्ड का इस्तेमाल कम करेंगे, हम लोग मिसकैरेज या प्रेगनेंसी लॉस का वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो जो हम प्रेगनेंसी लॉस की बात कर रहे हैं, मिसकैरेज की बात कर रहे हैं, तो एक मैं स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ देना चाहूँगी कि नॉर्मली जो पहली बार जो फीमेल माँ बन रही है और अगर वो 20 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप में है तो ओवरऑल उनका जो अबॉर्शन का रिस्क है वो 15 to 20% ही होता है। लेकिन अगर उनकी एज 30 या 35 से ज़्यादा है और 40 से कम है, मतलब 30 to 40 के एज ग्रुप में ये लगभग 25 to 30% के आसपास हो जाता है। और अगर उनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है और 40 ईयर्स के बाद अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या ओवरऑल जो अबॉर्शन का रिस्क है, मिसकैरेज का रिस्क है, वो अराउंड 40% हो जाता है। तो इस परसेंटेज से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, प्रेगनेंसी या अबॉर्शन रेट, प्रेगनेंसी में जो अबॉर्शन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और 45 के बाद ये रिस्क लगभग 80 to 100% हो जाता है। बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी रह के मिसकैरेज हो जाती है। तो आप ये बताओ कि इंडिया में होने वाले एबॉर्शन के केसेस के कारण क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं? क्योंकि सबसे पहले फीमेल का यही क्वेश्चन होता है कि मैं क्यों, मेरे को क्यों, और क्या मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। आपने ये जो शब्द पूछे हैं कि मैंने क्या किया जिसके कारण मेरा अबॉर्शन हो गया, ये एक आम फीमेल महिला की इमोशंस होते हैं उस समय जब उसको ये पता लगता है कि उसका अबॉर्शन हो गया है। तो सबसे कॉमन कॉजेज़ में हम बात करेंगे कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इज़ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। बेसिकली जो अंडा होता है और जो शुक्राणु होता है, जब वो मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो उससे प्रेगनेंसी बनती है और उसमें फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो अगर क्रोमोसोमल लेवल पे और जेनेटिक लेवल पे अगर इश्यूज़ है तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। 60 to 70% केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण अबॉर्शन हो जाता है। उसमें प्रेगनेंसी का विकास नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, या फिर प्रेगनेंसी का 9-10 वीक्स के आसपास ग्रोथ होने के बाद वापस प्रेगनेंसी मिस हो जाती है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं प्रेगनेंसी में? इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको मेजर कारण बताती हूँ, जिसमें सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स में हम बात करेंगे जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, जो माँ को ये सारे यस मैटरनल कॉजेज़ की बात कर रहे हैं, हम मैटरनल कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शंस की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे नंबर 1 कारण जो होता है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड की बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या हो गई है, 10 में से 8 फीमेल में देखने में आ रही है और कई बार फीमेल्स को पता ही नहीं होता है कि उनको थायराइड प्रॉब्लम्स है। सेकंड नंबर पे आता है पीसीओडी, पीसीओएस, इस नाम से सब जनता उसको समझती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें फिर से बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। मेल पैटर्न ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं, एंड्रोजन लेवल्स उनमें लिटिल हायर होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो अगेन मिसकैरेज होने का एक बड़ा कारण है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एजिंग ओवरी के साथ उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, उनकी जो AMH लेवल्स है वो कम हो रहे हैं, उसके कारण भी उनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डेफिशिएंसीज हो रही है बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा है। आप कुछ ऐड करेंगे हार्मोन?
इसके अलावा अगर फीमेल को डायबिटीज़ है तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में कंजेनिटल एनोमलीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हो तो भी प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट अगर थायराइड की ट्रीटमेंट पे हो लेकिन अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी TPO या TG एंटीबॉडी पॉजिटिव हो तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल में कुछ इन्फेक्शंस हो, स्पेशली स्टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस या हर्पेस इन्फेक्शन के कारण भी प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 95% केसेस में हम लोगों को प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने का कारण पता नहीं चलता है। मुश्किल से 4 या 5% केसेस में ही हमको पता चलता है। अच्छा सपना, ये बताओ कि हम लोग ये सारे कारण फीमेल में ढूंढते हैं, क्या मेल के कारण भी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकती है? कोई मेल फैक्टर होता है इसमें? जी, अगर मेल जो है वो अगर उनको डायबिटीज़ है, उनकी एल्डर एज ग्रुप है लाइक मोर देन 40 ईयर्स है और उनका लाइफस्टाइल टोटली ख़राब है लाइक ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई ड्रग्स की हिस्ट्री है, तो उसमें हमको मेल फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो हमको कई बार जेनेटिक फैक्टर्स के लिए भी मेल की टेस्टिंग करानी पड़ती है। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जो हमको मेल में ढूंढना पड़ते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो उनके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज को हम बोलते क्या है, कितनी बार मिसकैरेज हो तब हम उसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोल सकते हैं? मैं दोनों ही चीज़ पे आ रही हूँ कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब कि प्रेगनेंसी बार बार मिस हो रही है, और जब प्रेगनेंसी लॉसेज या मिसकैरेज 2 या 2 से ज़्यादा बार हो रहा है, कंसेक्यूटिव 2 या 2 से ज़्यादा बार हो रहा है, या फिर वो 20 वीक से कम पे अबॉर्शन हो रहा है, तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। और ये हमारी प्रैक्टिस में ओवरऑल इसके जो इंसिडेंस है वो 1 to 2% के आसपास रहता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? कॉज नंबर 1 में हम फीटल कॉजेज हो सकते हैं, मैटरनल कॉजेज हो सकते हैं। जो फीटल कॉजेज में उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के नाम से भी हम उसको समझ सकते हैं। सेकंड नंबर पर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, ये सब हो सकता है। कई बार हम इन्फेक्शंस का बोलते हैं, टॉर्च इन्फेक्शंस के नाम से हम इनको जानते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, रूबेला या वायरल इन्फेक्शंस लाइक साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और लास्ट एक मोस्ट कॉमन कॉज एक और होता है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें उनका खून ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, क्लॉट्स ज़्यादा बनते हैं बॉडी में, इनको एप्ला के नाम से जाना जाता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोल सकते हैं इसको हम लोग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। और कई बार यूट्राइन अनोमलीज होती है कि बच्चेदानी का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंट है, लाइक यूनिकॉर्निएट यूट्रस हो गया या बाइकॉर्निएट यूट्रस या सेप्टेट हो गया, तो भी ये कारण हो सकते हैं मिसकैरेज होने के। सपना ने जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की बात की, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं। फैक्टर 5 जेनेटिक म्यूटेशन होता है, प्रोटीन C डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन S डेफिशिएंसी होती है, या फिर MTHFR म्यूटेशन होता है, या फिर हाइपर होमोसिस्टिनोरिया होता है, सिस्टीनेमिया होता है। बहुत सारे कारण होते हैं कि बेसिक मतलब है कि फीमेल का खून थोड़ा गाढ़ा है, उसका ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाता है, और फीमेल के यूट्रस में से बच्चे को ब्लड सप्लाई कम जा रही है। ऐसे पेशेंट्स में हमको ब्लड थिनर मेडिसिन्स का, इंजेक्शंस का यूज़ करना पड़ता है और लगभग पूरी प्रेगनेंसी यूज़ करना पड़ता है, और वो इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेज के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को जब मिसकैरेज होता है तो उनके दिमाग में एक यही ख्याल आता है, क्या मैं कभी माँ बन पाऊँगी? क्या बोलेंगे सपना इसके बारे में? ये जो आपने इमोशन यहाँ पे हम सबको बताया है ये बहुत कॉमन है, और उनको सबसे पहले लगता है कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊँगी और क्या मैं अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे पाऊँगी। और मैं बिल्कुल उनके साथ रिलेट कर पाती हूँ कि वो उस समय महिला अपनी किस परिस्थिति और माइंडसेट से गुजर रही होती है। लेकिन हमारा यही जवाब होता है कि 100% वो बन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें तो 80% जो मिसकैरेजेस होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं कई बार,
और ये है ना बहुत कॉमनली देखा जाता है, इवन यंगर फीमेल्स में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। और एक तरीके से कई बार मैं उनको इस तरह से काउंसिल करती हूँ कि कई बार ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली 6 वीक्स 7 वीक्स पे अगर प्रेगनेंसी मिस हो गई है और अगर क्रोमोसोमली अगर प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है तो ऐसा बच्चा किसी को भी नहीं चाहिए। बाद में अगर वो 20 वीक्स या 24 वीक्स पर डायग्नोस होता है तो वो ज़्यादा इमोशनली वो सह नहीं कर पाते। उससे बेटर है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हमको अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसमें हमारी ओवरऑल डाइट लाइफस्टाइल जो हम अब डिटेल में बताने वाले हैं कि उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, बट वो बिल्कुल माँ बन सकती है। टेंडर लविंग केयर चाहिए और थोड़ी सी दवा और थोड़ी सी दुआ। ये आपने बहुत अच्छा बात किया। विटामिन एल और विटामिन सी, मतलब विटामिन सी मतलब है केयर, विटामिन एल मतलब लव, और टेंडर लव एंड केयर मतलब थोड़ा सा फीमेल को साहस की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको विश्वास की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, भगवान के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में फ़ीमेल माँ बन सकती है। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे पेशेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रेगनेंसी एबॉर्शन मिसकैरेज होने जा रही है। काफ़ी 30 to 40% ऑफ प्रेगनेंसीज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होने लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मिसकैरेज हो रहा है। जब भी पेशेंट इस तरह से कोई कंप्लेन करता है तो हम उनको अपने कैबिन में बुलाते हैं, चेकअप्स करते हैं और हम सोनोग्राफी से चेक करने की कोशिश करते हैं कि डेवलपिंग फीटस नॉर्मल है कि नहीं। और कई बार फीटस नॉर्मली डेवलप होते रहते हैं और उनको पूरे 12 वीक्स तक ब्लीडिंग भी होती रहती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मिसकैरेज है, उनको थ्रेटेंड अबॉर्शन का रिस्क है और उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट मेडिसिन और हार्मोनल सपोर्ट की स्ट्रिक्ट ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स में लगभग 30 to 50% पेशेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, लगभग 30 to 40% पेशेंट्स में मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है। लेकिन हम लोगों को उसको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। और जैसा सपना ने बताया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोजेस्टेरोन और हार्मोनल इंजेक्शन सपोर्ट्स के साथ मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा ये बताओ कि एक बार पेशेंट को एबॉर्शन मिसकैरेज हो गया तो उसको अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए क्या 3 महीने वेट करना ज़रूरी है या कितना वेट कर सकता है वो? इसमें मैं आपको 2 केस सिनेरियोज बताऊंगी कि एक है कि टोटली अनप्लान प्रेगनेंसी है, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और हमारे पास जब वो आते हैं फर्स्ट बुकिंग के लिए तो इमीडिएटली हम उनको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। अब उसके बाद ग्रेजुअली हमको पता पड़ता है कि वो प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है, मिस हो गई है या ब्लीडिंग हो रही है, बट ऑलरेडी कपल जो पेशेंट है वो ऑलरेडी ये विटामिन ले रही है। तो एक बार अगर एक प्रेगनेंसी उनकी टर्मिनेट हो गई है, कोई कारण से उनका मिसकैरेज हो गया है और उसका अबॉर्शन हो चुका है, तो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए विदिन 4 to 6 वीक्स वो फिर से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ले रहे हैं। हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर 3 to 4 मंथ्स, बेसिकली मिनिमम 3 मंथ्स अगर उन्हें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और अभी विटामिन D भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लिया हुआ है तो वो अबॉर्शन के बाद विदिन 4 to 6 वीक्स वो प्लान कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। बुक्स में ऐसा लिखा है, लेकिन हम प्रिफरेबली उनको बोलते हैं कि मिनिमम 2 to 3 मंथ्स का गैप रखना चाहिए। उसमें वो इमोशनली नॉर्मल हो पाते हैं, अपने ओवरऑल दिनचर्या में एडजस्ट कर पाते हैं और उनके जो SCG लेवल्स है बॉडी में, बीटा SCG लेवल्स जो हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ग्रो करता है, वो भी नॉर्मलाइज होने में 6 to 8 वीक्स लगते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर किसी फीमेल को पता नहीं है कि उसको प्रेगनेंसी है, उसको 2-4 दिन ऊपर चढ़े और उसने गलती से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली और फिर बाद में उसको लगे कि अब मेरे को प्रेगनेंसी रखना है, तो क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने का चांसेस बढ़ जाता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल पिल्स जिसकी दवाई के चलते प्रेगनेंसी कंसीव करना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं और वो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या ये गोली खाने के बाद हम बच्चा रख सकते हैं कि नहीं। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और कई बार IVF प्रेगनेंसीज में भी हम ईस्ट्रोजन हार्मोन उनको दे ही रहे होते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हम सपोर्ट दे ही रहे होते हैं। 1 या 2 गोली खा लेते हैं तो उससे मिसकैरेज होने का रिस्क बहुत कम होता है और बिल्कुल आराम से वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ओवरऑल हमको प्रेगनेंसी कैसे ग्रो करनी है और रूटीन में हम जैसे बाकी पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं वैसे ही हम कंटिन्यू करने का बोलते हैं। क्या स्ट्रेस से, एक्सेसिव स्ट्रेस से प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकती है? देखिए, प्रेगनेंसी मिस होने में स्ट्रेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ये नो है।
लेकिन जब प्रेगनेंसी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया है, रिपोर्ट्स हो गई हैं, उसके बाद जो स्ट्रेस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे टू मच स्ट्रेस, हैवी वर्क, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं, तो ओवरऑल फ्यूचर में बच्चे के जो ओवरऑल ग्रोथ है, फीमेल्स का जो ब्लड प्रेशर लेवल्स है, फीमेल्स में जो हार्मोनल लेवल्स है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, एक बार एबॉर्शन हो गया, पेशेंट हमसे ये पूछता है कि अगली बार ऐसा नहीं हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अब हम आ गए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के ऊपर। हमने एक वीडियो भी की थी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के ऊपर। हमको ये बहुत बुरा लगता है जब स्पेशली पहली बार कपल प्रेगनेंसी लेके हमारे पास आते हैं, और हमने पिछले 2-4-5 सालों में देखा है कि उसमें से लगभग 20-40% पेशेंट्स को मिसकैरेज हो जाता है। और उसका एक ही कारण है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रेगनेंसी रखने के पहले हमारे पास नहीं आते। तो सपना, हम लोग क्यों बोलते हैं पेशेंट्स को प्रेगनेंसी रखने के पहले हमारे पास आएँ? हम उसमें ऐसा क्या जादू मंत्र देते हैं उनको कि वो उनको प्रेगनेंसी मिसकैरेज ना हो? देखिए, प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज बी प्लान्ड। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जो 2 to 3 मंथ्स पहले जो फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी, ये हमारे प्री कंसेप्शनल विटामिन के नाम से हम इनको जानते हैं, ये DNA और RNA लेवल पे वर्क करते हैं। जो हमने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन बोला, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अगर जिन्होंने फॉलिक एसिड, विटामिन B12 लिया है तो उनमें ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ये सारे विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्पर्म हुआ और एग हुआ। और नॉट ओनली फीमेल, हम पार्टनर को भी विटामिन लेने का बोलते हैं। यहाँ पे एक मिथ भी चला आ रहा है कि क्या ये हमको क्यों रोज़ लेने की ज़रूरत है, क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। मैं कई बार ये सवाल पेशेंट्स के, कपल्स की तरफ से पूछती हूँ। फॉलिक एसिड एक बहुत सिंपल विटामिन है। वर्ल्ड वाइड हमको पता है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जो नंबर 1 कंजेनिटल एनोमलीज का कॉज है। और कितनी सारी है ना कार्डियक एनोमलीज भी होती है, और जिनको कंप्लीटली प्रिवेंट करा जा सकता है। इसलिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी, इनके साथ अगर लेने के बाद प्रेगनेंसी का प्लान करी जाए तो ओवरऑल प्रेगनेंसी में अबॉर्शन रेट ऑफ मिसकैरेज कम होता है। ये क्यों 3 महीने का पीरियड हमने बोल के रखा है? 3 महीना में ऐसा क्या होता है कि 3 महीना ही लेना है? किसी ने 1 महीना लेके अगले महीने कंसीव करना है तो ऐसा नहीं प्लान कर सकता है? नॉर्मली जो प्रेगनेंसी रहती है वो स्पर्म और एग से रहती है। स्पर्म मतलब जो आदमी का शुक्राणु है, और एग मतलब अंडा जो फीमेल की तरफ से आ रहा है। जब दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइज होते हैं तो प्रेगनेंसी बनती है। और एवरी टाइम जो स्पर्म की भी एक लाइफ साइकिल होती है और अंडे की भी एक लाइफ साइकिल होती है। जो अंडे की साइकिल होती है वो एवरी 100 to 120 डेज नया नया अंडा फॉर्म होता है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो लगभग 74 to 90 डेज में नए नए स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। इसीलिए टाइम पीरियड हम 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं। 3 मंथ्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 डेज, जिसमें जब हम आज से फॉलिक एसिड और विटामिन लेना शुरू करेंगे तो जो 90 डेज के बाद जो नए एग्स और स्पर्म्स बनेंगे उनमें ये फ्रेश एग्स बनेंगे, और उनमें इस फॉलिक एसिड का हमको असर दिखेगा। आपने ये फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी की बात की। उसमें मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। कुछ लोग प्लेन फॉलिक एसिड लेते हैं, कुछ लोग फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म लेते हैं, एल-मिथाइल फोलेट, कुछ लोग विटामिन B12 प्लेन लेते हैं, कुछ लोग विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म लेते हैं, मिथाइल कोबालामाइन। ऐसा ही पायरिडॉक्सिन के साथ कॉम्बिनेशन आते हैं। कुछ लोग प्लेन पायरिडॉक्सिन लेते हैं, कुछ लोग विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म एल पायरिडॉक्सल फॉस्फेट लेते हैं। इस बारे में कुछ आप रोशनी डालें। जी, कौन सी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो एक्टिव और जो बेसिक कंपोनेंट की बात हो रही है, इसका मिथ तो मैं ब्रेक करूंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। और ये 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है स्टैंडर्ड, और एडिक्वेट डोज में लेना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू बुक्स हमको 400 माइक्रोग्राम्स पर डे की ज़रूरत होती है, पर जब हम गोली की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जितना हम लेते हैं बाकी वो एक्स्ट्रा जो होता है यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए इसको हमको एवरीडे लेना पड़ता है। तो ये जो इसका साइड इफेक्ट होगा ये उसका जवाब हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये एक्टिव और प्लेन का मतलब क्या है। आजकल हमारे एक्टिव फॉर्म्स हर टैबलेट के अवेलेबल है, विटामिन डी के भी अवेलेबल है। तो ऐसा बोला जाता है, पर्टिकुलरली मैं फॉलिक एसिड की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम एक होता है जो फॉलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब कुछ लोग जो ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो वो फॉलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और उनमें ये ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने में आती है। तो उस तरह के जो पेशेंट्स है, या उस तरह के जो फीमेल्स है या मेल्स है, उनको हमको एक्टिव फॉर्म ही सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए
लिए जिनको स्पेसिफिकली ये डिजीज़ है और जिनमें ये डेफिशिएंसी है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि किस तरह के लोगों में ये डेफिशिएंसी है। उसका टेस्टिंग भी बहुत महंगा होता है और रूटीन में सबको इसकी अवेयरनेस भी नहीं है कि इस तरह का टेस्टिंग होता है और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्टैंडर्ड फॉलिक एसिड लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो हम उनमें फिर एक्टिव फॉर्म प्रेफर करते हैं और कई बार हम विटामिन B12 का लोडिंग डोज देने के लिए उनमें विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी एडवाइस करते हैं। इस बात में मैं ऐड करूंगा, सपना ने जैसा फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, उसी में कोफैक्टर की तरीके से विटामिन B12, मिथाइल कोबालामाइन और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग नॉर्मली अपने सारे पेशेंट्स में एक्टिव फॉर्म्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आप किसी पेशेंट को एक बार एबॉर्शन हुआ तो उसको एक्सरसाइज या वॉकिंग कंप्लीट बंद कर देनी चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना चाहिए? ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आप पूछ रहे हैं? प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। राइट। तो जब प्रेगनेंसी को फीमेल को लास्ट टाइम अगर अबॉर्शन हुआ है और अब सेकेंड टाइम जब उनने कंसीव करा है तो हम उसके पहले जो कंसेप्शन के पहले हम उनके कॉजेज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार उनमें क्या है, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे लाइक थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम आई है तो उसको करेक्ट करने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करने का बोलते हैं। किसी को बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ वगैरह है तो वो हम बोलते हैं। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम वो कंसीव करती हैं तो हम उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखते हैं, उनको बार बार चेकअप्स के लिए बुलाते हैं। बट एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। पिछली प्रेगनेंसी में जो हुआ वो वापस इस प्रेगनेंसी में होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार पिछली प्रेगनेंसी में जेनेटिक कॉजेज होते हैं, लाइक ब्लाइटेड होम हो गया, बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज हो गई, ये सब हो गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने किस टाइम पे अबॉर्ट करा है, किस तरीके से अबॉर्ट करा है, लाइक बच्चे में ग्रोथ ही नहीं हुई है या बच्चे की हार्ट बीट फीटल कार्डिक एक्टिविटी आके मिस हो गई है या फिर ब्लीडिंग होकर प्रेगनेंसी मिस हो गई है। ये सारे कारणों को हम ढूंढने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी का उनको प्लान ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं और अकॉर्डिंगली उनको डाइट और एक्सरसाइज का बताते हैं। सपना ने 2 शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रेगनेंसी रहने, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी रखने से पहले प्लीज़ डॉक्टर को मिलें, क्योंकि प्रेगनेंसी रहने के बाद हम एज ए डॉक्टर्स खाली सपोर्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रहने के पहले हम लोग उसके कॉजेज ढूंढ सकते हैं और अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जब भी प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है और उसका अल्ट्रासाउंड कंफर्म प्रेगनेंसी है या फिर खाली यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म प्रेगनेंसी है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कितना वीक्स की प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुई है। कभी कभी खाली जेस्टेशनल सैक के स्टेज पे मिस होता है, कभी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती, कभी आने के बाद चली जाती है, कभी 8 वीक्स पे, कभी 10 वीक्स पे। सबके अलग अलग कारण होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ प्रेगनेंसी मिसकैरेज की हिस्ट्री के साथ, रिकरेंट हिस्ट्री के साथ, तो सारी अल्ट्रासाउंड इमेजेस और सारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स लेके जाएं। अच्छा ये बताओ कि प्रेगनेंसी में अगर एक बार प्रेगनेंसी रुक गई और अगली प्रेगनेंसी में हॉट वाटर बाथ या गर्म पानी से नहाने से प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकती है? हॉट वाटर बाथ या गर्म पानी से नहाने से प्रेगनेंसी नहीं मिस होती है, ना ही स्ट्रेस से होती है। तो ये सब जो मिस है वो दिमाग में से निकाल देना चाहिए। आपने प्रेगनेंसी मिसकैरेज के बाद किए, बहुत सारे डॉक्टर सर्वाइकल स्टिच लेते हैं, टाँका लेते हैं, बोलते हैं बच्चेदानी की जगह छोटी है, बच्चेदानी का मुंह छोटा है, इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। वो कब होती है, कब लेने की ज़रूरत पड़ती है और कितना लेते हैं? जैसा कि सवाल है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है, जब हम रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की बात करते हैं तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस पे उसमें एक मेजर कारण होता है और इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है और मोस्टली हम लोग ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा डायग्नोस कर पाते हैं और कई बार हम प्रीवियस हिस्ट्री से भी इसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रीवियस हिस्ट्रीज ऑफ प्री टर्म बर्थ, पिछली प्रेगनेंसी में उनको अधूरे महीने बिना पेन के या पेनलेस डिलीवरीज हो गई, अचानक से पेशेंट को पता ही नहीं पड़ा और घर में बच्चा बाहर निकल गया, पानी गिर गया, बच्चा बाहर निकल गया। इस तरह के हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हम हिस्ट्री से भी डायग्नोस करते हैं और अब तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है जिसके थ्रू भी हम प्री टर्म बर्थ के रिस्क को कैलकुलेट कर पाते हैं।
अगर किसी के बच्चेदानी का मुंह पे स्टिच लेना है और बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या शॉर्ट हो रहा है, तो उसको हम डायग्नोस करने के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना चाहते हैं, जो हमारा नंबर 1 टूल है। और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी पे हम सर्वाइकल लेंथ, बच्चेदानी के मुंह की लंबाई कितनी है, इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस, ये इसके माउथ से हम इसको मेजर करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा कट ऑफ क्या है। एनीथिंग विच इज़ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर इज़ गुड और मोर देन 3 सेंटीमीटर इज़ वेरी गुड। और कभी भी हमारा कट ऑफ लेवल पे अगर वो पहुंच रहा है लाइक 2.5 या 2.5 से कम हो रहा है, उस समय हमको इमीडिएटली सर्वाइकल कॉम्पिटेंस का, इनकॉम्पिटेंस का डायग्नोसिस करना पड़ता है और स्टिच लेना है कि नहीं वो हमको डिसाइड करना पड़ता है आफ्टर डेफिनेट काउंसलिंग। सेकंड चीज़ ये है कि जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का जो स्टिच है, सपोज पिछली प्रेगनेंसीज में अगर उनको हो रखा है, तो प्रिफरेबली जो लास्ट टाइम पे अबॉर्शन हुआ है उसके 1 to 2 वीक्स अर्लियर हम लेना चाहते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। आइडियल टाइम हमारा आफ्टर 12 वीक्स होता है और आइडियल टाइम हमारा 14 to 16 वीक्स होता है। मतलब मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा है कि खाली परवजाइनल एग्जामिनेशन करके पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी सर्वाइकल लेंथ छोटी है और आपको स्टिच लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता है। जैसा सपना ने बोला, कैरी होम मैसेज है, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से ही हमको सर्वाइकल लेंथ पता चलता है। ट्रांस एब्डोमिनल पेट के ऊपर सोनोग्राफी से सर्वाइकल लेंथ नहीं पता चलता है, क्योंकि वो सर्वाइकल लेंथ ब्लैडर कम्प्लीटली फिल्ड है या इनकम्प्लीटली फिल्ड है या एम्प्टी है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और सिंपल चीज़ है, अगर ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी पे सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम है 24 वीक्स 26 वीक्स तक, तो हमको सर्वाइकल स्टिच लेना है। उसका ये कैरी होम मैसेज है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को दिमाग में ऐसा होता है कि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, इसके कारण एबॉर्शन हो गया। तो मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा। क्या प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स करने से मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं? प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स से मिसकैरेज नहीं होता है, लेकिन कई बार ब्लीडिंग हो सकता है या कई बार प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर बच्चेदानी के मुंह पे प्लेसेंटा बैठी है तो हम उनको अवॉइड करने का बोलते हैं। और बेसिकली मेन उसमें ब्लीडिंग का इशू हो सकता है और अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या प्रेगनेंसी में चाय कॉफ़ी पीने से मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं? चाय कॉफ़ी पीने से मिसकैरेज नहीं होता, बट बेसिकली हमको कैफीन अवॉइड करना चाहिए। हाई इंटेक ऑफ कैफीन जो चाय में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है, वो बच्चे के ग्रोथ रिटार्डेशन करता है। क्या प्रेगनेंसी में हैवी वेट उठाने से मिसकैरेज होने के चांस होते हैं? प्रेगनेंसी में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ज़मीन से सामान भी उठाना है तो हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह से उठाना है। बहुत ज़्यादा हैवी वेट तो हमको अवॉइड ही करना है और सामान उठाने के लिए आपकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। लाइट वेट्स आप उठा सकते हैं, हैवी नहीं उठाना है। स्मोकिंग और अल्कोहल के सेवन से एबॉर्शन होने के चांस रहते हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स फीमेल्स के लिए स्ट्रिक्टली नो है और सेम टाइम पार्टनर्स के लिए भी स्मोकिंग स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि उससे फीमेल पैसिव स्मोकिंग कर रही होती है। इन सब चीज़ों से अबॉर्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ला सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, इसलिए इनको सबको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर घर में किसी को फीमेल को प्रेगनेंसी है तो हस्बैंड को स्मोक नहीं करना चाहिए। क्या पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करने से या मोबाइल देखने से एबॉर्शन होने का रेडिएशन के कारण चांसेस बढ़ जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन का जो यूसेज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हालांकि उसमें लो डोज एक्सपोजर होता है, लेकिन ओवरऑल वो हमारी बॉडी की स्ट्रेस को बढ़ाता है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है। इसलिए जिसको प्रेगनेंसी है उनको उसके यूसेज को कट करना चाहिए, कम करना चाहिए और बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। बहुत अच्छा। एयर ट्रेवल करने से प्रेगनेंसी मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं? एयर ट्रेवल से मिसकैरेज नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही ट्रैवल करिए, डॉक्टर की एडवाइस के साथ ट्रैवल करिए, प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ ट्रैवल करिए। अगर कोई फीमेल गिर गई, चोट लग गई उसको, तो उससे एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? प्रेगनेंसी में स्लिप होना, फॉल होना, बाइक से गिर जाना, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना बहुत कॉमन सिनेरियो है। अगर उनको ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो कोई तकलीफ नहीं होती है। कई बार छोटे छोटे ब्रूजेस हो जाते हैं, लेकिन कोई भी फॉल के बाद एक बार डॉक्टर के साथ सोनोग्राफी से आप चेकअप कराइए और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लीजिए। कभी किसी फीमेल का आगे छोटा बच्चा होता है, उसको गोदी में लेते टाइम पे बच्चे ने लात मार दी, तो उससे एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं? सारे केसेस में अगर हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रॉमा कितना फोर्सफुल और कितना इंटेंसिटी का है। अगर उसे किसी भी कारण से अगर ब्लीडिंग हो रहा है इमरजेंसी में, तो हमको तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट प्रोजेस्टेरोन और सपोर्टिव थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। छोटे मोटे हिट से नहीं होता है, लेकिन अगर घर में छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे बच्चे को भी काउंसिल करना पड़ेगा कि मम्मी इज़ प्रेग्नेंट और वो पेट पे नहीं मारे। और अगर सोते समय भी हमको बीच में अपने कुशन लगा लेना चाहिए, ताकि बच्चे का अगर पाँव लगे तो वो अवॉइड हो सके।
अच्छा, बहुत बार पेशेंट हमारे पास रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री के आते हैं कि हमको इतनी बार एबॉर्शन हुआ, उतनी बार हुआ, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं होती। वो बोलते हैं खाली हमको जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप आती है उस पर हमने पॉजिटिव किया था। एक उसको हम लोग हमारी मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और उससे हम लोग क्या रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। अभी इतनी सारी हम अबॉर्शंस की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और मिसकैरेज की बात कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। अब इसमें हमको कंफर्म देखना पड़ता है, उनकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है कि वो रियल में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस है कि नहीं। क्योंकि अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस है तो उसमें हमको कई सारे एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराने पड़ते हैं और टेस्ट अगर हम कराते हैं तो पेशेंट का खर्चा भी होता है। तो इसलिए हमारे लिए डायग्नोसिस और वो पुरानी फाइल्स और रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर किसी का ऐसा होता है तो अपनी फाइल्स को हमेशा संभाल के रखिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है कि फीमेल्स की जो तारीख से दिन ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें डेट मिस करिए, मे बी 3 days 4 days, वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें उनको लाइट लाइन या पॉजिटिव लाइन दिखती है और विद इन 2-3 days 4 days के बाद उनको पीरियड्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका एग और उनके हस्बैंड का स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, प्रेगनेंसी बनी, जो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन बाद में प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं हुई बच्चेदानी में या प्रेगनेंसी बच्चेदानी में चिपकी नहीं, जिसको हम इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं। और इसी तरह की प्रेगनेंसीज को हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो बायोकेमिकल टेस्ट जो हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब हम सोनोग्राफी में देखते हैं तो वहाँ पर हमको कोई कन्फर्म प्रेगनेंसी नहीं मिलती है। आपने बोला रिकरेंट प्रेगनेंसी टेस्ट लॉस के हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, तो कौन कौन से कंडीशन के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, वो आप थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालो। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब है कि ऐसी फीमेल्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेज हुए हैं, जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू या रिपोर्ट्स के थ्रू कंफर्म्ड अबॉर्शंस हैं, दैट इज़ नंबर 1। अगर एक बार अबॉर्शन होता है तो हम सारे टेस्ट नहीं कराते हैं, बेसिक थायराइड स्क्रीनिंग और रूटीन के 2-3 जो हमारे मेन टेस्ट होते हैं वो हम करवाते हैं। लेकिन अगर उनके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे कॉमन टेस्ट होते हैं वो है हमारी हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में हमने सबसे पहले जैसे बात करी थायराइड की, या किसी को थायराइड की दवा चल रही है तो TSH और फ्री T4 दोनों हम लेना चाहते हैं। एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन है, कई बार हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से अबॉर्शंस होते हैं। तीसरे नंबर पर हम डायबिटीज़ रूल आउट करते हैं। ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि डायबिटीज सिर्फ एल्डरली एज ग्रुप में होती है। अभी आजकल का जो वातावरण और लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, यंगर फीमेल्स 24-25 ईयर्स की फीमेल्स में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है और HbA1c रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है। तो हार्मोनल टेस्ट हो गए। सेकंड नंबर पे होते हैं हमारे इन्फेक्शन स्क्रीनिंग हम जो बोलते हैं, जो हम टॉर्च इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग के 4-5 टेस्ट होते हैं, जिसमें हमारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं, वो एक ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं। तीसरे नंबर पे अगर एल्डरली एज ग्रुप है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH टेस्टिंग हमारे माइंड में होता है, क्योंकि अगर AMH लेवल्स कम है तो उसके कारण भी अनयूप्लॉइडीज का रिस्क बढ़ता है और जेनेटिक मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे कई बार अगर 3 या 4 से ज़्यादा अबॉर्शंस हो रखे हैं तो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स लाइक हमारे एप्ला सिंड्रोम हो गया, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ होती है, बीटा ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, इनका भी हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है तो 3D अल्ट्रासाउंड करके यूट्राइन एनोमलीज को रोल आउट करने का कोशिश करते हैं। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है या सेप्टेड यूट्रस है। और कभी कभी अगर एशरमैन सिंड्रोम जैसा डाउट है या फिर पॉलिप जैसा डाउट है तो फिर हिस्ट्रोस्कोपी करके भी हमको डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट दोनों साथ में करना होता है। अच्छा, कभी कभी बहुत ओबीस फीमेल्स आते हैं हमारे पास जिनको मिसकैरेज होता है, तो क्या वजन ज़्यादा होने के कारण भी मिसकैरेज हो सकता है? बहुत सारी हमने डिफरेंट कॉजेज़ की बात करी, लेकिन ओबेसिटी अपने आप में एक पूरा एक कॉज है। ओबेसिटी की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ओबेसिटी की वजह से बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और ये भी अपने आप में एक मिसकैरेज का कॉज का रिस्क हो सकता है, कारण हो सकता है। नॉर्मली अगर कोई ओबीस फीमेल को पास हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज एबॉर्शन है तो हम लोग उनको लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली बोलते हैं कि आप अपना वेट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें
और वेट रिडक्शन होने के कारण प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी इम्प्रूव होंगे, मिसकैरेज होने के चांसेस भी कम होंगे और प्रेगनेंसी में आगे जाके होने वाले ओबेसिटी के कारण कॉम्प्लिकेशंस जैसे फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसमें ओबेसिटी से लेके मैं 2 पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 10% वेट लॉस की हम मेनली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि समटाइम्स फीमेल्स आर 90 kg एंड 100 kg, तो हम उनको ऐसा एबनॉर्मल टारगेट नहीं दे सकते कि आप 55 kg करके आइए आपके हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। इट इज़ मेनली अबाउट 10% वेट लॉस से मोस्टली उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस करेक्ट हो जाते हैं, उनके पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांस भी बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पे हम ये बात करेंगे कि जो ओबेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक तरह का काउंसलिंग ये रहता है कि अभी ऑलरेडी वो 90 kg है, कोई भी फीमेल जब कंसीव करती है और थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ 8 to 9 मंथ्स जब तक डिलीवरी होती है तो मोस्टली दे टेंड टू गेन अराउंड 8 to 10 kg ऑफ वेट। तो अगर राइट नाउ वो 90 kg से प्रेगनेंसी चालू करेंगे तो बाय द टाइम शी विल डिलीवर वो 100 kg के हो जाएंगे। इसीलिए इट इज़ हाई टाइम कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले वो अपना 10% वेट लॉस करे ताकि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो और वो नेचुरली अच्छे से कंसीव भी कर पाए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पे और प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल मेंटली और साइकोलॉजिकली ज़्यादा रिसेप्टिव होती है। उसके पास एक मोटो, एक एम भी रहता है कि अपना वेट कम कर सके ताकि वो हेल्दी रह सके अपने आने वाले बच्चे के लिए। अच्छा, क्या हम लोग इनफर्टिलिटी का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी रुकती है तो उसमें मिसकैरेज ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्या ऐसा है कि फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान ज़्यादा मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं? जैसे आपने बोला इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब उनमें ऑलरेडी कपल्स में कुछ प्रॉब्लम है, हस्बैंड में हो सकती है, वाइफ में हो सकती है, जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर फीमेल्स की एज ज़्यादा है और इतने सारे कारण अभी हमने डिस्कस करे कि वो मिसकैरेज के कितने सारे कारण हैं, तो उनमें से कई सारे कारण उनमें होते हैं। उनको थायराइड का मेडिकेशंस होता है, वो ओबीस होते हैं, ना उनकी एज ज़्यादा है, कई बार हस्बैंड स्मोक कर रहे होते हैं, अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये कारण भी साथ में उसमें जुड़ते हैं। और इसीलिए जो प्रेगनेंट कपल जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट रहते हैं उनमें मोस्टली मिसकैरेज रेट थोड़ा ज़्यादा देखने में आता है। अच्छा, 2 सवाल मेरे दिमाग में आए कि बहुत बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वाले पेशेंट्स को बहुत सारे डॉक्टर्स अथवा पेशेंट या उनके रिलेटिव्स खुद बोलते हैं कि आप IVF टेस्ट ट्यूब बेबी कर लो, उसमें आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में कारण ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट कंसीव कर पा रहा है। IVF बेसिकली हम लोग उनको बोलते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार इडियोपैथिक कॉजेज होते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है जिनमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही नॉर्मल है, सब ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो IVF इज़ नॉट द नंबर 1 चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। टेंडर लविंग केयर, जैसे मैंने बात शुरू में भी करी थी, दवा दुआ, गुड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरऑल हेल्दी डाइट, ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी लॉस को डिक्रीज करेगी। और अगर उसमें कारण ढूंढे बिना हम डायरेक्ट IVF में चले गए तो जो कारण को अगर हमने डायग्नोस नहीं कराया और उसको अगर हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो IVF के बाद भी उनका प्रेगनेंसी लॉस होगा। बहुत सही बोला आपने। अगर कोई फीमेल में ऐसा नॉन जेनेटिक कॉज हमको मिला कि जिसके कारण उसको रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है या फिर मेल में ऐसा कोई फैक्टर है तो ही हमको IVF करके या तो डोनर एग या डोनर स्पर्म या डोनर एम्ब्रियो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो ही कंडीशन में खाली IVF कर सकते हैं या करने का सोचना चाहिए। बाकी IVF इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अच्छा, अगर हमको IVF कोई कारण से करना भी पड़े और पेशेंट को पास हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो तो हमको प्री जेनेटिक्स इम्प्लांटेशन PGD बोलते हैं या PGS बोलते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग करना चाहिए। और उससे ताकि हम लोग एम्ब्रियोज को स्क्रीन कर सकें कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ है कि नहीं, और वो ही अच्छे गुड क्वालिटी यूप्लॉइड एम्ब्रियोज को ही हमको ट्रांसफ़र करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के पेशेंट हैं उनको IVF कराने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़। अगर उनको पास हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेड जेनेटिक लॉसेस हैं, कपल्स की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्या हमको फीटस जो एबॉर्टस का जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूरी है और कौन से केसेस में मदर और फादर का कैरियोटाइपिंग जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूरी है?
अभी जैसे ये सवाल है कि कई बार क्या होता है, अबॉर्शंस हो जाते हैं और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जो रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है उसको टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए। अब इसमें हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो कई बार उसमें कुछ रिजल्ट्स नॉर्मली आते हैं। मोस्टली आइसोलेटेड क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो रिकरेंट नहीं होते। अगर हमको पता भी चल जाए कि इस क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के कारण ये पर्टिकुलर टाइम पे मिसकैरेज हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिकरेंट होगा। इसलिए एबॉर्टस का कैरोटाइप करना हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अबॉर्टस का कैरोटाइप करके हमको 80 to 90% केसेस में कुछ भी नहीं मिलता है। उसका ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं इसको हम स्पोरेडिक म्यूटेशंस बोलते हैं, क्योंकि जो ये जो लॉसेस हो रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हो रहे हैं, उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ होती है और स्पोरेडिक म्यूटेशंस होते हैं। मतलब जो फैमिली में पास नहीं हो रहे, अचानक से कुछ जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी में फीटस में प्रॉब्लम हुई है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो ही हम ये सारी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और अगर किसी फीमेल में बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तब हम हस्बैंड और वाइफ दोनों का कैरोटाइप जो होता है वो भी करवाना चाहते हैं टू फाइंड आउट द कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है कि नहीं जो फैमिली में रन हो सकती है। तो ये सब कॉजेस में हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी से मेरे को एक वर्ड समझ में आया, बैलेंस ट्रांसलोकेशन। उसके बारे में आप कुछ बताओ। बैलेंस ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि है ना ऐसा ट्रांसलोकेशन जिसमें वो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ बैलेंस ट्रांसलोकेशन इज़ हमारा एक डायग्नोसिस होता है, हमारी रिपोर्ट्स में आता है, और अगर वो है तो उनको कैरोटाइप में पता चलता है। बैलेंस ट्रांसलोकेशन किस में पता चलता है? बैलेंस ट्रांसलोकेशन हमको प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में भी पता लगता है, और उसमें है तो फिर हमको हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टनर्स का भी टेस्टिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा बैलेंस ट्रांसलोकेशन है तो उसकी जो रेकरेंस रेट है नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो ऑलमोस्ट 100% है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा, अगर बैलेंस ट्रांसलोकेशन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में आता है तो हम लोग पेरेंट्स का कैरोटाइप करवाते हैं। अगर वो कैरोटाइप नॉर्मल है तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हस्बैंड और वाइफ दोबारा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से किसी एक में प्रॉब्लम है तो वो दोबारा होने का चांसेस रहता है, तो हम लोग डोनर एग या फिर डोनर स्पर्म लेके अगली साइकिल में IVF का ट्राई कर सकते हैं। अच्छा सपना, ये हमने अच्छा सेशन किया। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा कैरी होम मैसेज बताओ, एबॉर्शन के लिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे मैं कुछ टेक होम मैसेजेस देना चाहूँगी कि फीमेल्स में फर्स्ट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होना बहुत कॉमन है। 10 to 15% प्रेगनेंसीज फर्स्ट टाइम अबॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन उससे हताश और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होती हैं। वो फिर से नेचुरली कंसीव कर पाती हैं और बहुत अच्छे से स्वस्थ और तंदुरुस्त चाइल्ड डिलीवर कर पाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। जो वेटिंग पीरियड है, जब वो उनका एक बार अबॉर्शन हुआ और जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो जो बीच का टाइम है जो 2 to 3 मंथ्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें अपने बेसिक ब्लड टेस्ट कराइए। उसमें खास तौर से थायराइड और PCOS और डायबिटीज़ की हम ज़्यादा बात करते हैं। अगेन आपके प्री कंसेप्शनल विटामिन का बहुत ज़्यादा रोल है, दोनों ही पार्टनर्स में रोल है इसमें, हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेना बोलते हैं। साथ में हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर ये सब करके प्लान करा जाए तो नेक्स्ट टाइम वो तुरंत कंसीव भी कर पाती हैं और प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक खींच भी पाती है। और इसी के साथ मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपने लड़के या लड़की की शादी करें, जो भी आप गिफ्ट दें वो तो अलग, लेकिन उनको एडवाइस ज़रूर दें कि शादी के बाद तुरंत कोई भी अपने गायनेक डॉक्टर को ज़रूर मिले। प्रेगनेंसी रखने के पहले मिले, प्रेगनेंसी रखने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे एबॉर्शन से रिलेटेड। प्रेगनेंसी रखने के पहले मिले, जो भी टेस्ट करवाने उसके बारे में गाइडेंस ले, कौन सा सेफ पीरियड होता है, कब प्रेगनेंसी रोक सकती है, कौन से कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं और कब प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, कितनी एज है, ये सारी चीज़ों से एबॉर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेरीज कमेंट्स में डाल के बोलें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।